हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभ्यास होते हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सी टेट, टेट और सुपर टेट, या जितने भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप अक्सर देखते होंगे वहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम आपके लिए 100 प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करेंगे और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु समप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? उत्तर में लिखेंगे अल्फ्रेड बिने ने 1905 ईस्वी में। मानसिक आयु क्या होता है? तो मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला मंदबुद्धि, दूसरा औसत बुद्धि, तीसरा कुशाग्र बुद्धि या उच्च बुद्धि। प्रश्न नंबर 4, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि आयको को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? तो स्टर्न ने 1912 ईस्वी में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा। क्या होता है बुद्धि लब्धि? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। प्रश्न नंबर 5, वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि लब्धि के सूत्र को नया रूप दिया? तो उत्तर में लिखेंगे टर्मन ने बुद्धि लब्धि के सूत्र को 1912 ईस्वी में नया रूप दिया। बुद्धि लब्धि यानी आई क्यू स्क्वायर टू क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि उसने 100 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। जो पहले से सूत्र दिया गया था तो वही संशोधित सूत्र हो गया जिसे टर्मन ने दिया था। प्रश्न नंबर 6, भाटिया परीक्षा का संबंध किससे है? तो उत्तर लिखेंगे भाटिया परीक्षा का संबंध बुद्धि को मापने से है। प्रश्न नंबर 7, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो वेसलर का संबंध होता है बुद्धि को नापने से। बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र किसने दिया? तो पहला सूत्र स्टर्न ने दिया था। प्रश्न नंबर 9, स्टर्न ने सूत्र के में संशोधन स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? टर्मन ने किया था और जो भी उन्होंने सूत्र दिया था उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दिया था। प्रश्न नंबर 10, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो उत्तर में लिखेंगे जर्मनी में 1879 ईस्वी में बनाई गई। प्रश्न नंबर 11, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत वेसलर महोदय ने सन 1960 ईस्वी में दिया था। प्रश्न नंबर 12, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो संभावना जो वक्र था वो टर्मन ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 13, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? इसमें लिखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक का होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो प्रगतिशील अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है जॉन डीवी। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किल पैट्रिक और जॉन डीवी हैं। दोनों ही इसके जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देता है? तो उत्तर में लिखेंगे प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देता है। प्रश्न नंबर 17, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो बालकों के नैतिक विकास की बात करते हैं तो कोहल वर्ग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है नैतिकता का क्या अर्थ होता है? तो इसमें जानते हैं नैतिकता का अर्थ क्या होता है। बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है, जैसे झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना,
दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना आदि ये नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 19, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो कोहलबर्ग ने 3 चरणों में नैतिक विकास को बांटा है। पहला आपका होता है पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष की उम्र में होता है। दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष का होता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 13 से अधिक वर्ष का बच्चों के में होता है। प्रश्न नंबर 20, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी ZPD का सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको दिया था वाइगोट्स्की ने दिया था ZPD का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21, वाइगोट्स्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोट्स्की रूस के निवासी थे। आपको ध्यान में रखना है कहाँ के निवासी थे, तो ये रूस के निवासी थे। वाइगोट्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो उन्होंने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 23, वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था उसे और किस नाम से हम जानते हैं? तो उसे हम लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। उस सिद्धांत को हम सामाजिक या सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 24, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान में रखना होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों दिया था। पहला तो जीन पियाजे, दूसरा है वाइगोट्स्की और तीसरा है ब्रूनर साहब ने। तो आपसे पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों दिया? तो आपको ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 25, वाइगोट्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो वाइगोट्स्की के अनुसार जो बालकों का संज्ञानात्मक विकास है वो अधिगम के द्वारा ही संभव है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के की डैश यहाँ पे खाली स्थान है का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। प्रश्न नंबर 27, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है? तो एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को सीखना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है? खुद करके सीखना होता है। प्रश्न नंबर 28, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खालिस्तान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। यानी कि खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे? सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 19, वर्णमाला की पहचान खालिस्तान वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो जो वर्णमाला की पहचान होती है वो बच्चे 3 वर्ष की आयु में पहचानना उसको शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 30, बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह किस स्तर का होगा? तो समान बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अगर आपका 90 से 110 के अंदर होता है तो आपका जनरल IQ के अंदर आता है। ठीक है, अगर 90 से कम होता है तो मंद बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कई कैटेगरीज में आपकी बुद्धि को बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 31, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए ये अधिनियम पारित हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष। गलती हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग 5 से 14 वर्ष के बीच में लगा देते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 32, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो एक शिक्षक को कम से कम अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 33, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक अच्छे बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि होती है।
प्रश्न नंबर 34, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं? तो प्रतिरोध में। प्रश्न नंबर 35, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो आपको मालूम होता है IQ = क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। क्या दे रखा है आपको? एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है और यहाँ पे 100 होता है। काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 गुणे 5, 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 25 125 होता है, यानी 125 वर्ष, यानी 125 IQ आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 125। इस द राइट आंसर। IQ = कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। तो आप लिख देंगे 125। अगर ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ध्यान में रखना होता है। IQ = क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न नंबर 36, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए उपागम नहीं होता है। प्रश्न नंबर 37, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर साहब ने कहा था। प्रश्न नंबर 38, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। प्रश्न नंबर 39, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो जो हिंदी वाले अक्षर होते हैं उसको बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। प्रश्न नंबर 40, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टरमैन्स आपको माना जाता है। प्रश्न नंबर 41, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया हमारा एक पढ़ने की अक्षमता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 42, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। आपको ध्यान में रखना है 1900। प्रश्न नंबर 43, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसको 11 से 15 वर्ष के बीच मानी जाती है। प्रश्न नंबर 44, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? वो 70 से कम होती है, यानी 71 से कम होती है, ठीक है। 71 से 80 के बीच में जो होती है आपकी क्या कहलाती है? मंदबुद्धि। उसके नीचे अगर 71 या 70 से नीचे जाता है तो जड़ बुद्धि के बालक आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 45, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कम से कम 280 डेज लगते हैं, ठीक है, 280 डेज। प्रश्न नंबर 46, नवजात शिशु का भार होता है, जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? तो 7 पाउंड होता है। प्रश्न नंबर 47, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो 3.5 वर्ष के अपने पुत्र का कुछ वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, उनका नाम है पेस्टोलॉजी। प्रश्न नंबर 48, विकास की अवस्था है, तो विकास की अवस्था क्या है? गुणात्मक अवस्था है। प्रश्न नंबर 49, बालक का विकास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बालक का विकास किधर से किधर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और लास्ट प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 50, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ अपने परिवार से होता है। तो इस पार्ट में हमने 50 प्रश्नों को कवर किया है। अगले पार्ट में हम 50 जो प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे, यानी कि ये सब प्रश्न आपके बुद्धि से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।